हेलो फ्रेंड्स, एडू नामा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पार्ट 2 डिस्कशन करेंगे। पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर 150 क्वेश्चंस कंप्लीट किया है और यह घटना चक्र के द्वारा प्रकाशित बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 1992 से लेकर 2023 तक जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस बुक का हम डिस्कशन कर रहे हैं और इस मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 2 में आपका स्वागत है। यदि आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन है कि पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा था? तो इसका आंसर है द बिहार हेराल्ड। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब हुआ? तो 1874-75 में हुआ शुरू किया गया। बिहार का पहला समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार के प्रयास से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए प्रकाशित किया गया था। उस समय पटना के कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर ने सितंबर 1856 में एक उर्दू अखबार बिहार का प्रकाशन शुरू करने की पहल की थी। 152 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो जगजीवन राम। बाबूजी कहते हैं जगजीवन राम को और ये कहां से? सासाराम से है। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो जगजीवन राम। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किया गया जगजीवन राम के द्वारा। जगजीवन राम ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई, जो वर्ष 1935 में अस्पृश्यों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए समर्पित संगठन था। जगजीवन राम वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीण श्रम आंदोलन का आयोजन किया था। ग्रामीण श्रम आंदोलन पूछ सकता है कि उसका आयोजन किसने किया था? तो जगजीवन राम ने किया था। 153 नंबर क्वेश्चन, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो इसका आंसर तवान हो जाएगा, तवान। यदि नील की खेती, और ये देखिए बीपीएससी सीडीपीओ में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीट हो सकते हैं। यदि नील की खेती करने के छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर यानी कंपनसेशन टैक्स देना पड़ता था? तो ये तवान उसको कहलाता था। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 यानी कि जो 20 कट्ठा जमीन होता था, यानी कि एक बीघा में 3 कट्ठा है जो भाग पर नील की खेती करना तथा उन यूरोपीय मालिकों द्वारा तय किए गए दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसे ही 3 कट्ठिया पद्धति या 3 कट्ठिया सिस्टम कहा जाता था। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, जिसे तवान कहा जाता, तवान। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? 154 नंबर क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना भी पूछता है कब हुआ था? 1867 में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे, जिसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, एमजी रानाडे, इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े थे। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह करना और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। ठीक है। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? हमने देखा इसका आंसर आत्माराम पांडुरंग। और ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना बहुत ही जरूरी है। 156 नंबर क्वेश्चन कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी कि न्यू हिंदुइज्म के श्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, अपने गुरु की स्मृति में की थी। ठीक है। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद, जो 1863 से लेकर 1902 ईस्वी तक रहे, उनको है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म नियो हिंदुइज्म के प्रचारक के रूप में उभरे थे। 1893 ईस्वी में शिकागो गए, अमेरिका के शहर शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी कि विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार यानी वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया था। इसके बाद उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में
भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत छेड़ो की बहुत भर्त्सना की, यानी कि आलोचना की। उनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया था। वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे, नाखुश थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई थी। वह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि किसने कहा था स्वामी विवेकानंद के बारे में कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता है? तो ये किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किनके बारे में? स्वामी विवेकानंद के बारे में। ऐसे है जो आपको क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो जानते हैं स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो ये 1897 में और भाषण दिए थे शिकागो में 1893 में। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया है? तो आर्य समाज। जानते हैं आर्य समाज की स्थापना है जो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। आर्य और स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का मूल नाम क्या था? मूलशंकर था। और उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ पे हेडक्वार्टर शुरू में रहा? बम्बई में, बाद में इसे लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। दयानंद सरस्वती जिनका बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर, जो हमने बताया। मूलशंकर ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, यानी कि वेस्टर्न जो इफेक्ट था उसी के रिएक्शन के रूप में आर्य समाज का आंदोलन का प्रसारण हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय बम्बई से कहाँ चला गया? लाहौर में चला गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पुनः वेदों की ओर चलो, यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, बैक टू वेदास। स्वामी दयानंद सरस्वती का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सोसाइटी और ये नेशनलिज्म के रूप में एक है जो एकीकृत कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, इनकारनेशन, पशु बलि श्रद्धा और श्रद्धा तंत्र मंत्र, झूठे कर्म कांडों को स्वीकार नहीं करते थे। तो ये सब अक्सर क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे यूपीएससी पीटी में कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो इसको ध्यान रखें कि है जो आर्य समाज है जो मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। यहीं पे अगर पूछ देगा कि विवेकानंद है जो मूर्ति पूजा को स्वीकार करते थे, ठीक है, इसको ध्यान रहे। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे, वेद को जो ईश्वरीय ज्ञान मानते थे आर्य समाज वाले, तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम और सिद्धांत सबसे पहले बंबई में गठित किए गए, पुनः उसे 1877 ईस्वी में लाहौर में संपादित कर एक निश्चित रूप दिया गया। आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा। कहाँ पे? पंजाब में, तथा कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भी इसे सफलता मिली। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से थे। 1892-93 में आर्य समाज दो गुटों में बट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन को का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट है जो पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था, यानी वेस्टर्न एजुकेशन को वो सपोर्ट नहीं करता था। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, तो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी में कौन कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक में लाला लाजपत राय, हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। आपने देखा होगा डीएवी कॉलेज जहां भी है, जैसे कि
जिससे बनारस में भी बहुत सारे ऐसे यहाँ पे मिल जाएंगे, और भी अदर स्टेट में मिल जाएंगे। डीएवी कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक जो है, जो ये वेस्टर्न एजुकेशन को इसमें समाहित किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो जानते हैं 1875 में। शुरू में इसका हेडक्वार्टर मुंबई और बाद में इसे 1870 में लाहौर कर दिया गया। आर्य समाज की स्थापना जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाए ज्योतिबा फुले। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका जन्म 1872-73 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, जो 1872 में प्रकाशित हुआ, गुलामगिरी, एवं अपने संगठन का नाम क्या था, सत्यशोधक समाज, के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। अगला क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम एचपी ब्लाटवेस्की। ठीक है, ऑप्शन में दे दिया है ब्लावेस्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम एचपी ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 में, कब, 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया। कहाँ पे? 1882 में मद्रास के पास अडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया भारत में, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भी बना था। इसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना, और धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना, और धर्म के समाज सेवा का मुख्य आधार बना। अब जानते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी से ही जुड़ी हुई थी एनी बेसेंट। क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम एचपी ब्लावेट्स्की ने किया था। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। थियोसॉफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों थियोस तथा सोफिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ हिंदू धर्म की ब्रह्म विद्या, ईसाई धर्म के नोस्टिसिज्म अथवा इस्लाम धर्म के सूफीज्म के समझ किया जा सकता है। इसके संस्थापक हेलिना ब्लावेट्स्की, हेनरी स्टील अल्कॉट तथा अलीकॉट आदि हैं। इसकी स्थापना तिथि है 1875 में अमेरिका में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगा। एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी थी एनी बेसेंट। वे वर्ष 1907 से लेकर 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही थी। 1916 में होम रूल लीग का गठन किया और इंडिया में, और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और ये कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता सेशन था। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू, अगर ऐसे पूछेगा प्रथम महिला तो ये एनी बेसेंट हो जाएगी। तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी कौन? सरोजिनी नायडू। 1947 से 49 तक के वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो आप जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा 1924 हो जाएगा। कहाँ पे? कानपुर में। सॉरी 1925, यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा। 1924 में क्या था? तो महात्मा गांधी एकमात्र बेलगांव सेशन के, जो कर्नाटक बेलगांव में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का मीटिंग, उसमें है जो प्रेसिडेंट बने थे गांधी जी। उसके बाद 1925 में जो हुआ था कानपुर में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने। और ये प्रथम भारतीय महिला के रूप में और दूसरी महिला के रूप में है जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनी थी। और आपसे पूछ देगा कि तीसरी महिला कौन थी? तो तीसरी महिला नलिनी सेन गुप्ता 1933 में बनी थी। आप ऐसे याद रख सकते हैं महिला वाला, ठीक है। आप ऐसे इस तरीके से याद रख सकते हैं 1917,
में पहली महिला बनी कौन? एनी बेसेंट। फिर 8 साल बाद 1925 में, ठीक है, 1917, 8, 25, 25 में बनी कौन? ये कानपुर में बनी सरोजिनी नायडू, जो प्रथम भारतीय महिला और दूसरी महिला बनी। और 1933 में फिर बनी, 8 साल फिर बाद 1925, 8, 1933 में कौन बनी? तो ये बनी ये नलिनी सेन गुप्ता 1933 में, और ये दूसरी भारतीय महिला और है जो तीसरी महिला के रूप में बनी थी कांग्रेस का प्रेसिडेंट। कुछ क्वेश्चन ऐसे डिस्कशन में आते हैं तो उसको हम स्किप करते चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो उसका क्वेश्चन हमने देख लिया होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका जानते हैं, सरोजिनी नायडू, हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जानते हैं, एनी बेसेंट, 1917, कलकत्ता। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, किनकी प्रेरणा से? तो इसका आंसर ज्योतिबा फुले हो जाएगा। भारत में नारी आंदोलन, विमेन मूवमेंट किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो ज्योतिबा फुले के। और ज्योतिबा फुले संबंधित किससे थे? सत्यशोधक समाज से, और उन्होंने 1972-73 में एक बुक लिखी थी, कौन सा? तो गुलामगिरी। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले थे, और 1872 में उन्होंने पुस्तक लिखी थी, कौन सा? तो ये गुलामगिरी। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं और दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था, जिसको किसने खोला था? ज्योतिबा फुले ने। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रानाडे रही थी। आधुनिक पूछेगा तो रमाबाई रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई रानाडे ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की। किसको? सेवा सदन, रमाबाई रानाडे। यदि विकल्प ए में रमाबाई नाम होता तो यह उत्तर क्या होता? रमाबाई रानाडे होता। यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी विकल्प को सही उत्तर नहीं माना था और तारांकित किया था, इसको गलत कर दिया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे ज्योतिबा फुले हो जाएगा अगर वो रमाबाई नहीं होती तो। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। और ये डायरेक्ट पूछ सकता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहाँ, ये जो मैंने कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1784 में, 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, विलियम जोन्स द्वारा कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदायसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानना है। यानी कि कुछ जो इसके मुख्य नेता हैं उस जुड़े हुए हैं किससे? जैसे प्रार्थना समाज की स्थापना किया था आत्माराम पांडुरंग। यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, ऑप्शन बी मिला लीजिए। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी पूछ सकता है डायरेक्ट, लोकहितवादी किसको कहते हैं? तो गोपाल हरि देशमुख को। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले। और रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना है जो नरोजी फडोंजी। और एक ये पारसी धर्म में सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया था, सभा चलाई गई थी, रहनुमाई मजदायसन सभा नरोजी फडोंजी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बॉम्बे में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन, जो 1903 में प्रकाशित हुआ। इंडियन ओपिनियन का 1903 में। हरिजन महात्मा गांधी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, नवजीवन महात्मा गांधी। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। 1851 ईस्वी में नरोजी फडोंजी ने अन्य पारसी सहयोगियों के साथ, कब? तो 1851 में, इसको याद रखें। नरोजी फडोंजी द्वारा एवं अन्य पारसी सहयोगियों के साथ मिल करके, जिसमें शामिल थे दादा भाई नरोजी भी शामिल थे जो भी पारसी धर्म से थे, उनके साथ मिलकर के रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना की। और इसमें पारसी महिलाओं के बारे में है जो उसको
उसको किस तरीके से समाज में आगे बढ़ना है, इस तरीके से है जो सुधार के लिए ये आंदोलन सभा गठित की गई थी। 173 नंबर क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट एक स्वरूप था जो 1919 में, कब, 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट, सोशल बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, कब, 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया था। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और भी मजबूत और जुझारू बनाया था। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। बाबा रामचंद्र 1920 के मध्य में वे किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों, कहाँ पे, अवध के किसानों, या अवध जो यूपी में है, अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी, किसमें, बाबा रामचंद्र में। 174 नंबर क्वेश्चन, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया, तो इसका आंसर हो जाए 1900 हो जाएगा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया था, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया, जिसमें कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना यानी ट्रांसफर होना समाप्त हो गया था। 175 नंबर क्वेश्चन, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। एका आंदोलन, तो इसका उद्देश्य था जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। एका आंदोलन 1921-22 में हुआ। उसका नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। एक आंदोलन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर जिला था। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद में रूपांतरण किया जाए। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था, तो ऑप्शन सी इसका हो जाए, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। अब जानते हैं, स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, जिसका जो आयोजन हुआ था 1936 में, कहाँ पे, लखनऊ में इसका हुआ था, उसके एक प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना था, खत्म करना, और कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाने लगा। किनको, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसान प्राण किनको कहा जाता है, तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती। और उन्होंने हुंकार नामक पत्रिका भी आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे, तो ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, तो इसका आंसर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री थे, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे 1946 में गठित अंतरिम सरकार में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। 11 दिसंबर 1946 को जब
पहला मीटिंग कब हुआ था संविधान सभा का? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें बिहार के ही सच्चिदानंद सिन्हा को है जो पहला दिन बनाया गया था संविधान सभा के अध्यक्ष, लेकिन एक टेम्पोररी बनाया गया था उनको। बाद में फिर अगले 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो बिहार से ही हैं, उनको है जो फिर से बना दिया गया ये संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में परमानेंटली। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से आते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति, यानी कि रिंग ऑफ फेंस, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फेंस। ठीक है, इसको याद डायरेक्ट इंग्लिश में पूछ सकता है कि रिंग ऑफ फेंस किससे संबंधित है? तो ये वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा लॉर्ड वेलेजली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय की रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य यानी बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य था केवल अपने राज्य की रक्षा करना, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस खर्च का बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। आप समझ सकते हैं कि जैसे कि अफगान इधर से अटैक करेगा उत्तर प्रदेश की तरफ से, और ये यहाँ पे बंगाल है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश को अगर बफर स्टेट के रूप में अगर बंगाल को बचाना है तो उत्तर प्रदेश को है जो सही करना पड़ेगा। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में है जो सब्सिडियरी अलायंस टाइप के करके रखता था, यानी कि अपना सेना अंग्रेज है जो यहाँ पे इस्टेब्लिश करता था, बोलता था कि हम है जो दूसरों से बचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अपना है जो मकसद पूरा कर रहा था बंगाल को बचाने के लिए। ठीक है, बंगाल में इसका सेंटर था। ठीक है, तो वेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षा अर्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित है, जैसे कि कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष, ये 1740 से 1765 ईस्वी तक चला। कंपनी का भारतीय रियासतों में समानता के लिए संघर्ष 1740 से 1765। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति रिंग ऑफ फेंस 1765 से लेकर 1813 ईस्वी तक चला। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति यानी 1813 से लेकर 1857 तक चला अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 ईस्वी तक अधीनस्थ संघ की नीति चली। बराबर के संघ की नीति 1935 से लेकर 1947 ईस्वी तक बराबर के संघ की नीति चली। 180 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली यानी कि ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को समाप्त किया था? तो इसका आंसर वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली यानी ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक जो दीवानी गवर्नमेंट था, एक फौजदारी था, उसको समाप्त करने की निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दिया कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले लें। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को पद से हटा दिया गया। द्वैत शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी में मानी जाती है, इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, यानी कि जो टैक्स कलेक्शन होता था, पैसा का जहां बात होता था, वो अंग्रेज अपने अधिकारियों के द्वारा करवाता था। और जहां पे कोई लड़ाई झगड़ा, किसी का माथा फट गया, किसी के कुछ भी हो गया, उसका कुछ भी सामाजिक, किसी का चोरी हो गया, कुछ हो गया, तो उसका सारा निजामत का कौन देखभाल करता था? वह है जो नवाब के मत्थे चढ़ता था। जबकि नवाब के पास फंड अवेलेबल नहीं होता था, जिस कारण से है जो पूरी तरह से न्याय व्यवस्था भी नहीं रख पाता था, जिस कारण से एक समाज में अराजकता फैल गया था। लेकिन वास्तविक जो शक्ति होती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही होती थी। लॉर्ड क्लाइव समझता था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा था कि यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। किसने लिखा था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने लिखा था।
प्रवर समिति को कि यह नाम, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो इसका आंसर पेशवा बाजीराव द्वितीय हो जाएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय। वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि यानी कि सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया था, इसके पहले है जो डुप्ले ने किया था। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था तथा यह धीरे धीरे विकसित हुआ। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को देती थी। ठीक है, अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई थी। कहाँ पे? अवध में, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया था, जबकि ऐसा कुछ बचाना नहीं था अवध को, बल्कि बंगाल को प्रोटेक्ट करना था रिंग ऑफ फेंस के द्वारा। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे कौन? तो पहला हैदराबाद था जो 1798 तथा 1800 में इसको सहायक संधि के द्वारा है जो स्वीकार किया गया था। हैदराबाद के द्वारा 1798 तथा 1800। मैसूर को 1799 में सब्सिडियरी अलायंस बना दिया गया। तंजौर को अक्टूबर 1799 में, अवध को नवंबर 1801 में, पेशवा को दिसंबर 1802 में, बराड़ के भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया फरवरी 1804, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर ये सब शामिल किए गए सब्सिडियरी अलायंस के द्वारा। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बशीन में, कहाँ पे? बशीन जो महाराष्ट्र में है, बशीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बशीन की संधि कब हुआ ये पूछता है, तो ये 1802 में हुआ था। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षणकर्ता स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई। 182 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर 1872 हो जाएगा। अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक शासन प्रणाली की सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मायो के शासनकाल में 1872 में की गई थी, किंतु जनगणना का क्रमवार आकलन यानी कि जो रेगुलर जो सेंसस लगाया गया था वो प्रथम नियमित जनगणना कहलाता है। वह 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से मानी जाती है और यह हर एक 10 साल पे जनगणना की जाती है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, ये सही है, लॉर्ड लिटन के द्वारा। इसे गैंगिंग एक्ट भी बोला जाता है, गैंगिंग एक्ट के रूप में जाने लगा। ये भी स्टेटमेंट सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया, इसको खत्म कर दिया था। किसने? तो लॉर्ड रिपन ने। तो ये भी स्टेटमेंट है जो सही हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट 1 2 3 है जो सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड लिटन ने 1878 का वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया, जिसने सरकार को तथा कथित सरकार विरोधी सामग्री प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों को जब्त करने की शक्ति दे दी। अंग्रेजों को इस अधिनियम से छूट दी गई थी और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन्हें विनियमित नहीं किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अनुसार किसी भी मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त के पास यह अधिकार था कि वह समाचार पत्र के किसी भी प्रिंटर या प्रकाशक से एक निश्चित प्रकार की सामग्री न छापने का आदेश दे सकता था और आपत्तिजनक समझे जाने पर किसी भी मुद्रित सामग्री को जब्त कर सकता था। इस अधिनियम को गैंगिंग एक्ट का उपनाम दिया गया। इस अधिनियम की सबसे निकृष्टतम विशेषताएं थी: पहला, अंग्रेजी और स्थानीय प्रेस के बीच भेदभाव। दूसरा, अपील का कोई अधिकार नहीं था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत सोम प्रकाश, जिसको है जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा था, सोम प्रकाश, भरत मिहिर, ढाका प्रकाश और समाचार के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। इस कानून को 1881 में वायसराय के रूप में लिटन के उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन, जिसका शासन था 1880 से 84, उसके द्वारा खत्म कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। और इसी के द्वारा है जो आप
एक इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए कि एबीपी जो अमृत बाजार पत्रिका था, शिशिर कुमार घोष के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, एबीपी जो आज भी एबीपी न्यूज़ के नाम से जाना जाता है, वो है जो रातों रात है जो अपने जो लोकल लैंग्वेज से कन्वर्ट हो गया इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में राताराती बदल गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा। इसके जब कानून आया तो ये राताराती बदल गया। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। ये स्टेटमेंट सही है कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूद असमानता को सुधारने का प्रयास किया। यह भी स्टेटमेंट सही है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिया गया है, तो ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1870 ईस्वी का लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव विकेंद्रीकरण की वकालत करता है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन का वकालत करता है, और नगर पालिका संस्थानों को मजबूत करने और इन निकायों में अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल करने की व्यवस्था करता है। 1870 ईस्वी में गवर्नर जनरल बने लॉर्ड मेयो ने लाइंग और स्ट्रेची की सिफारिशों को लागू करना शुरू कर दिया। प्रांतों की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने और उन्हें वित्तीय प्रशासन के यानी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए लॉर्ड मेयो ने दिसंबर 1870 में एक प्रस्ताव जारी किया। इसका प्रस्तावना वित्तीय विकेंद्रीकरण यानी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन से संबंधित था, जो 1861 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा शुरू किया गया एक विधायी एक लेजिस्लेटिव हस्तांतरण था। शाही सरकार से वार्षिक अनुदान के अलावा प्रांतीय सरकारों को अपने बजट को संतुलित करने के लिए स्थानीय कराधान का सहारा लेने के लिए अधिकृत किया गया था। यह प्रशासन के कुछ विभागों जैसे कि चिकित्सा सेवा, शिक्षा और सड़कों को प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में स्थानांतरित करने के संदर्भ में किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया था? तो 1877 ईस्वी में। 1877 में ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया, जिससे महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटन ने दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार या ग्रैंड दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा किया। इस समय दक्कन में भीषण अकाल 1877 पड़ा था। दक्कन में भीषण अकाल पड़ा था 1877 में। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपया खर्च किया, विशेषकर उस समय जब लोग भूखे मर रहे थे। आरजी प्रधान के अनुसार इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की थी कि जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम है जो जल रहा था। कलकत्ता के पत्रिका ने इसकी तुलना किया कि जब नीरो बंसी बजा रहा था और है जो रोम जल रहा था, यानी कि लोग भूखे मर रहे थे और वहां पे ग्रैंड दरबार पार्टी चल रही थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? तो राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में पार्टी की स्थापना की थी। जनवरी 1923 में कहाँ पे? गया में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। सीआर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। देखिए गया में तो ये सेशन चल रहा था 1922 में, लेकिन ये बना कहाँ पे था? इलाहाबाद में। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ था। यह पार्टी कांग्रेस में जो 1922 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो गया में था। उसके अध्यक्ष कौन थे? सीआर दास थे। और उसी में डिसाइड हुआ था कि हम आगे चलकर एक स्वराज पार्टी बनाएंगे। ठीक है, और सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में, ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद से मोतीलाल नेहरू संबंधित थे। ठीक है, यह पार्टी देखिए सीआर दास इसके अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। यह पार्टी कांग्रेस के भीतर ही रहते हुए परिषदों के चुनाव लड़ने के उद्देश्य से गठित की गई थी। इसने राज्य परिषदों के साथ केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव में भी प्रतिभाग किया तथा अच्छी सफलता भी मिली। इनका वास्तविक उद्देश्य था कि इन सभाओं में प्रवेश करना
और अपनी बात रखना और सरकार के साथ असहयोग करना, यानी कि सरकार को है जो ऐसे मुद्दे जो सरकार लाती है, वैसे कानून लाती है जो भारत के जनता के प्रति है जो सही नहीं है, उसको है जो विरोध करना और उसमें सुधार करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मत अंतर हो गया था? तो इसका आंसर है दलितों के लिए पृथक मतदान, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स। इसके लिए हो गया कि गांधी जी और भीमराव अंबेडकर में मतभेद। वर्ष 1931 में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस, कहाँ पे? लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आप जानते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। फर्स्ट आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड, थर्ड। तो सेकंड ही एकमात्र ऐसा था जिसमें गांधी जी यानी कि कांग्रेस की तरफ से है जो इंग्लैंड में गए थे गांधी जी है जो आरटीसी को है जो भाग लेने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू तीनों जो सम्मेलन हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें तीनों में भाग लिए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किया था, जबकि महात्मा गांधी ने दलितों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग बताकर इसका विरोध किया था। इसके बाद है जो 1932 में पुणे के यरवादा जेल में गांधी जी अनशन पे गए कि हम है जो इस बिल को पास होने नहीं देंगे। और वही जो मैकडोनल्ड लेके आया था, मैकडोनल्ड जानते हैं उसका अवार्ड बोलते थे मैकडोनल्ड अवार्ड, उसी के द्वारा है जो दलितों को लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट लाया था, जिस कारण से है जो गांधी जी ने यरवादा जेल में है जो अनशन पे बैठ गए। और फिर बाद में मदन मोहन मालवीय ने इसकी मीडिएशन किया, यानी कि मध्यस्थता की, और गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में है जो इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन दिया और कुछ सीट्स है जो रिजर्व किया था किसके लिए? एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए। मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के बीच में पहली बार कौन लाए? तो इसका आंसर पुर्तगाली मिशनरी हो जाएगा। मुद्रण यंत्र को यानी प्रिंटिंग प्रेस को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाया? पुर्तगाली मिशनरी हो जाएगा इसका आंसर। भारत में 16वीं सदी के बीच में मुद्रण यंत्र को पहली बार पुर्तगाली जेसुइट मिशनरी गोवा में लेकर आया था। कहाँ पे? गोवा में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, इसमें 3 हो जाएंगे, ठीक है, फिरोज मेहता, केटी तेलांग, तेब जी। और जानते हैं बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उस समय भी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। इसका उद्देश्य था कि लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना। अब हम पहुंचते हैं 190 नंबर क्वेश्चन। भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी। 20 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे? कलकत्ता में की थी। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पहले अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इलवट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया था। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता प्रदान की गई थी। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर आप देखें ऊपर, इसका आंसर हो जाएगा, इसमें एक से अधिक हो जाएगा, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। और अब सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जानते हैं, इनको कहा जाता था बिना ताज का बादशाह, बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? 1876 में। तो इसका आंसर सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा, एसएन बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सबसे प्रमुख संस्था कौन था? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जो 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा है जो इस्टेब्लिश किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? 1874 में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? 1874 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण किया था, पास किया था।
इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटा दिया गया। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजाराम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे राजाराम मोहन राय। उन्होंने मानव अधिकारों, ह्यूमन राइट्स, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे थे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजाराम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। कुछ सुरेंद्रनाथ बनर्जी को तो बिपिन चंद्र पाल मानते हैं राजाराम मोहन राय को। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी कब? तो इसका 1884 आंसर हो जाएगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना है जो मई 1884 में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू और एस रामास्वामी मुदलियार के द्वारा किया गया था। और ये नाम याद रखें क्योंकि ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम या पी आनंद चार्लू या एस रामास्वामी मुदलियार, या इनमें से कोई भी एक दे देगा और पूछेगा किस संस्था से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मद्रास महाजन सभा से जुड़े थे, जिसका स्थापना कब हुआ ये पूछ सकता है 1884 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने डेलीगेट्स ने भाग लिया था? तो इसका आंसर 72 हो जाएगा, 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में की गई थी ए.ओ. ह्यूम द्वारा, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी था, यानी वॉलंटरी रिटायर्ड था, अंग्रेजी अधिकारी। इसका पहला अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? 28 से 30 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिनमें से 38 प्रतिनिधि बम्बई महाप्रांत के, 21 सदस्य मद्रास से, 3 सदस्य बंगाल से, 7 सदस्य उत्तर प्रदेश और अवध से तथा 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुए थे। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा सदस्य कहाँ से थे? तो ये बम्बई से थे, 38 प्रतिनिधि। 21 सदस्य मद्रास से, 3 सदस्य बंगाल से, 7 सदस्य उत्तर प्रदेश तथा अवध से एवं 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी W.C. बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव कौन थे? स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे, ए.ओ. ह्यूम। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर बॉम्बे हो जाएगा, बॉम्बे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी उसका वर्ष देखते हैं, तो 1885 में इसका आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे, ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, ये क्या थे? तो एक असैनिक सेवक थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे मुंबई हो जाएगा, मुंबई। देख सकते हैं बार बार क्वेश्चन है जो ऐसे रिपीट होते रहते हैं। 204 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, कहाँ पे? कलकत्ता में। और ऐसे कांग्रेस में सिस्टम था कि जिस स्टेट में या जिस जगह पे हो रहा है उस जगह के कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। जैसे देखिए ये दादा भाई नौरोजी कहाँ के थे? तो ये थे बम्बई के, और ये कलकत्ता में अध्यक्ष बने। यहाँ पे मुंबई में इसको नहीं बनाया गया। लेकिन जो अगले बात आप देखेंगे, कलकत्ता का जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे कलकत्ता के, वो मुंबई में 1885 में बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। इस अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हो गया, दोनों साथ साथ मिल गए। जो पहले इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित किया गया था, उसको है जो कांग्रेस में मिला दिया गया। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 में लाहौर अधिवेशन कब? 1893 में, और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें स्वराज को पहली बार कांग्रेस ने स्वीकार किया था, स्वराज शब्द को।
और याद रखें कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट बने थे दादा भाई नौरोजी, कितनी बार बने थे? 3 बार बने थे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 में कर्नाटक बेलगांव में। दिसंबर 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के 39वें, कौन सा 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। आपसे अगर पूछ देगा क्वेश्चन कि 40वां अधिवेशन कब हुआ था और कौन इसकी अध्यक्षता किया था, तो 40वां अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? कानपुर में, और 1925 में हुआ था। और इसके प्रथम भारतीय महिला के रूप में सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है, कानपुर में। जबकि प्रथम महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट 1917 कोलकाता, और तीसरी महिला पूछेगा तो तीसरी महिला पूछेगा नलिनी सेनगुप्ता 1933, आपको हमने बताया है। दिसंबर 1924 में बेलगांव में, कर्नाटक बेलगांव में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इसी अधिवेशन में गांधीदास समझौते यानी कि गांधी और चित्तरंजन दास समझौते को अनुमोदित किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि गांधीदास समझौते है जो कौन सा अधिवेशन में कांग्रेस के है जो अनुमोदित किया गया, तो ये है जो कर्नाटक के बेलगांव 1924 में, ठीक है। 1922 में आयोजित भारतीय, इसमें क्या कहा गया था तो जानते हैं। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा है जो स्वराज पार्टी बनाया गया, और स्वराज पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए है जो फिर कांग्रेस ने बेलगाम, अगले सेशन जो हुआ बेलगाम कर्नाटक में, उसमें है जो गांधी और दास के बीच समझौता हुआ, और गांधी जी ने माना कि ठीक है आप है जो चुनाव लड़ सकते हैं। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है चित्तरंजन दास हो जाएगा, चित्तरंजन दास। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और गया अधिवेशन पूछ सकता है कि कहाँ पे हुआ, तो ये गया अधिवेशन है जो कौन, ये कब हुआ था? 1922 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये चित्तरंजन दास, बिहार में हुआ था। वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन के 37वें अधिवेशन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद चित्तरंजन दास, जिन्हें देशबंधु भी बोलते हैं, देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु सी राजागोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एनजी रंगा, आयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया था। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है। इसमें कहा गया इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसके फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्याग पत्र दे दिया, और इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की मोतीलाल नेहरू के साथ, और मोतीलाल नेहरू है जो महासचिव बने, जबकि अध्यक्ष बने थे चित्तरंजन दास। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपने देखा कि CR दास, चित्तरंजन दास, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है 1922, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1922। देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन है जो रिपीट होते। देखिए, स्कूल टीचर हेडमास्टर एग्जाम 10 दिसंबर 2023 को हुआ, उसमें रिपीट किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बांकीपुर, पटना। कौन सा 27वां हुआ था? बांकीपुर, पटना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में, कब? दिसंबर 1912 में बांकीपुर, बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था RN मैथोलकर ने। इसी अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया, कांग्रेस का जनक कहा गया। किस अधिवेशन में? तो बांकीपुर अधिवेशन में, जो 1912 में पटना में हुआ था, उसी अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। 210 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? पूछा है क्वेश्चन कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर 1931 हो जाएगा, 1931 में। द इंडियन नेशन एक स्वतंत्र राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र था, जो न्यूज़पेपर एंड कंपनी द्वारा बिहार की राजधानी पटना से प्रकाशित किया जाता था। इस दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन 1931 से प्रारंभ हुआ था। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर थॉमस मुनरो हो जाएगा। मद्रास में रैयतवाड़ी सिस्टम को स्टार्ट किसने किया था? और थॉमस मुनरो। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह दक्षिण भारत में मुख्यतः प्रचलित था।
मद्रास में इस पद्धति को थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। कहाँ पे? मद्रास में। और इसमें रैयत मतलब किसान होता है, डायरेक्ट किसान है जो टैक्स देते थे। 212 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनआधिकारिक दूत बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में भारत के अनआधिकारिक दूत बने थे। दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड में भारत के अनआधिकारिक दूत के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण को ब्रिटिश जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। पूछ सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट कि 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। और यह ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1866 में। 213 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो कहा था किसने? डॉक्टर एस एन सेन ने कहा था। एस एन सेन। डॉक्टर एस एन सेन के अनुसार 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। अब पूछा है कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है? पहला स्टेटमेंट है लाइक अली निजाम। लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। ये स्टेटमेंट सही है। हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चला था। ये स्टेटमेंट गलत है। सॉरी, एक बार देख लेते हैं। तो हाँ, ये है जो पहला स्टेटमेंट है जो सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। 48 घंटे तक नहीं चला था, लेकिन ऑपरेशन पोलो संबंधित है किससे? हैदराबाद से। ये पुलिस एक्शन के द्वारा हैदराबाद को कब्जे में ले लिया गया था। कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 15 अगस्त 1947 के दिन हस्ताक्षरित किया था। ये स्टेटमेंट गलत है। शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। और के एम मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। के एम मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। ये स्टेटमेंट सही है। तो 5, 4 और 1 ये तीनों स्टेटमेंट सही है, जबकि 2 और 3 गलत है। मीर लाइक अली हैदराबाद के निजाम की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट निजाम के शासनकाल में हैदराबाद के आखिरी प्रधानमंत्री थे। निजाम के शासनकाल में हैदराबाद के भारत में सम्मिलित हेतु ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में 5 दिनों की अवधि का था। 48 घंटे का नहीं, 5 दिनों की अवधि का था। कश्मीर राज्य के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किया था, 15 अगस्त 1947 को नहीं। शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। के एम मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद रियासत में अपने एजेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया था। इस प्रकार दिए गए कथन में 1, 4 और 5 ही सही है। पुस्तक पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? तो इसका आंसर आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो इसको कहा गया सर सैयद अहमद खान के द्वारा कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अब जानते हैं 1888 ईस्वी में 1888 में सर सैयद अहमद खान तथा श्री प्रसाद सिंह जो बनारस के राजा थे, श्री प्रसाद सिंह ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त संघ सभा यानी कि यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई, जिसका स्पष्ट उद्देश्य था कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सैयद अहमद खान ने कहा कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। तो ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है, लॉर्ड कर्जन का।
अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, यानी पहुंच नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इसी नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। 1900 में कर्जन ने कहा कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसका सहायक बनूं। 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं, यानी कि उसे कमजोर कर दूं। वर्ष 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। वर्ष 1904 में कब? 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया। इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मेट में पूछा है कि इनमें से किसने कहा कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने कहा। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन इसमें से कोई नहीं। 1859 और 1860 ईस्वी से इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अधिकतर नरमपंथी नेता कौन थे? तो ये शहरी क्षेत्रों से आते थे, शहरी क्षेत्रों से अधिकतर नरमपंथी नेता। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता जैसे कि दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डी बाचा यानी दिनसा बाचा, व्योमेश बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, उसका अधिकार था कांग्रेस पे। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था, यानी कि जनता से। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। निम्न में से कौन उपग्रंथी नहीं था, उग्र ग्रंथी नहीं था कह रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंधित थे, यानी कि नरम दल से संबंधित थे। वह संभाव और मृदु न्याय प्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बने गए। उन्होंने 1889 ईस्वी के बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया था। 1897 ईस्वी में उन्हें और डी बाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेलवी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। ऐसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि देखिए 1897 में गोपाल कृष्ण गोखले और डी बाचा को भारतीय व्यय के लिए, इंडियन एक्सपेंडिचर के लिए नियुक्त हुआ था बेलवी आयोग। उसके सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1902 में वह बम्बई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी चुने गए। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए, क्वेश्चन पूछा गया कि किसको है जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी चुने गए थे, कौन? तो इसका आंसर गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा भी गया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर गोपाल कृष्ण गोखले होगा। इंडियन सिविल सोसाइटी की स्थापना है जो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में किया गया। वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना। इस समाज ने बी श्रीनिवासन शास्त्री, जी के देवधर, एन.एम. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। एन.सी. सीतलवाड़, बी.एन. राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य रहे। किसके? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के।
वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी हो जाएगा। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो ये कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कहा रजनी पामदत्त ने। किसने कहा? रजनी पामदत्त ने, कि वे साम्राज्यवाद यानी इंपेरियलिज्म से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। कौन? कांग्रेस। रजनी पामदत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन वार्ता हो। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था? प्रभावाधीन कब आया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव अधीन कब आया था? तो 1906 के बाद में आया था, जब कांग्रेस कलकत्ता का विभाजन हुआ था। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ गया। गर्म दल का नेतृत्व किया प्रमुख कांग्रेसी नेताओं जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया। लाल बाल पाल और घोष ने। इन नेताओं ने स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया था, होम रूल को। तिलक ने नारा दिया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और ये कब नारा दिया था? 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो लखनऊ में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से कब से जाने लगे? तो इसका आंसर है कि जब ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया, तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक यानी कि नेशनल हीरो के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को, जबकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और यही लोकहितवादी कह देगा तो उसका हमने आगे बताया है, ठीक है, उसको डिस्कशन किया है। तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि लोकहितवादी किसको कहा जाता था। 227 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको हम अच्छे से डिस्कशन कर रहे होंगे और सारे क्वेश्चंस जो भी है उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट भी कवर कर रहे हैं अच्छे से, और यह आपके तैयारी में काफ़ी है जो फ़ायदे पहुंचा रहे होंगे, क्योंकि अभी बीपीएससी टीचर का एग्जाम है तो उसके लिए ये एक वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला। मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और भी अन्य एग्जाम जैसे बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे एग्जाम, ये सब सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस तो यहीं से आसपास से घुमाते रहता है, ठीक है, आप जानते हैं। तो उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। प्लेलिस्ट को ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि प्लेलिस्ट में सारे घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कवर कर देंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगला वीडियो का आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? गर्म दल से संबंधित था तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अब जानते हैं लाल बाल पाल और अरविंद घोष ये सारे गर्म दल से संबंधित थे, जबकि दादा भाई नौरोजी, गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये नरम दल से संबंधित थे। अरविंद घोष कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। वह गर्म दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893-94 ईस्वी में अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस, किसने कहा था? तो अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, यानी कि लेबर क्लास से दूर है, अराष्ट्रवादी है, यानी कि राष्ट्रवादी नहीं है, और पूर्णतया असफल रही है और इसकी शासकों को अप्रसन्न करने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को कायरता की संज्ञा दी है। इसके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मनिकतल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र करने के मामले में मुकदमा चलाया गया। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में
साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वह आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए और पांडिचेरी चले गए। कहाँ पे? पांडिचेरी। 228 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाए 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई, एनसीई की। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल, रंगपुर, देखिए कह रहा राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को सतीश चंद्र मुखर्जी एवं अन्य द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। जबकि दादा भाई नौरोजी, एमजी राणा डे, गोपाल कृष्ण गोखले ये सारे नरम दल से संबंधित थे। उग्रवाद के 4 प्रमुख स्तंभ लाल बाल पाल और घोष, अरविंद घोष में बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उन्होंने कांग्रेस की अनुनय विनिमय नीति की आलोचना की। किसने? तो दादा भाई बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। किसने कहा? स्टेट इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि किसने कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलता। किसके बारे में कहा? कांग्रेस के बारे में कहा। और किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। दादा भाई नौरोजी तथा गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे, जबकि एमजी राणा डे समाज सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 230 नंबर, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो राजा वामबद्ध आंदोलन, राजा वामबद्ध आंदोलन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजा वामबद्ध आंदोलन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन अर्थात प्रशासन में भारतीयों को भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। शेरे पंजाब के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से भी जाने जाते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता और पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। लाला लाजपत राय, इन्हें पंजाब केसरी, शेर पंजाब कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लाला जी लाठियों के प्रहार से घायल हो गए। परिणाम स्वरूप 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया और इन्हीं का मौत का बदला लिए थे कौन? भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने, जो सॉन्डर्स का हत्या कर दिए। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदिवासी आंदोलन से, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आदिवासी आंदोलन से संबंधित ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था। यह आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र जो वर्तमान में झारखंड में है उसमें वर्ष 1914 में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत तथा तुरिया भगत ने किया। इस आंदोलन को उरांव ताना भगत आंदोलन नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन को उरांव ताना भगत आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है, ताना भगत आंदोलन को। 233 नंबर क्वेश्चन, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर बी डी सावरकर हो जाए, विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत से संबंधित है। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई? 1904 में। कहाँ पे स्थान? तो ये नासिक महाराष्ट्र में हुआ था और इसके संस्थापक बी डी सावरकर थे, विनायक दामोदर सावरकर। बी डी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। तो पहले ये मित्र मेला था 1904 में, इसको फिर बन के ये बन गया क्या? अभिनव भारत। ठीक है, बी डी सावरकर के द्वारा। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन सेक्रेट सोसाइटी अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो इसका आंसर बी डी सावरकर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 इसका आंसर हो जाए, 1908। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया
और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया। और सबसे युवा को फांसी दिया जाने वाला कौन है? तो ये खुदीराम बोस ही हैं जिनको फांसी दिया गया सबसे युवा अवस्था में। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो इसका आंसर आप जानते हैं, मुजफ्फरपुर में। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इसका आंसर द टाइम्स ऑफ इंडिया एक समाचार पत्र, एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, जबकि बंगाली, द हिंदू, द महारता, ये सब सारे एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली और द महारता समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? तो यंग इंडिया इससे जुड़ी हुई नहीं थी। ठीक है, कारण नहीं पूछा है। तो यंग इंडिया जो महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जबकि युगांतर, संध्या, गदर, ये सारे हैं जो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई थी पत्रिका। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। 1913 में रोशन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थे। यहाँ पे देखिए मिलान करना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादक के नाम का सही संयोजन ज्ञात करना है। तो देखिए समाचार पत्र द हिंदू किसने? तो जहाँ देख सकते हैं मिलान करने का, जी सुब्रमण्यम अय्यर जो द हिंदू के संपादक, द हिंदू के संपादक कौन? जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी जानते हैं बाल गंगाधर तिलक। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, इसको याद रखें, गंगा प्रसाद वर्मा। हिंदुस्तानी सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन? सुधारक। इस तरीके से याद रख सकते, ऑप्शन डी मिलान सही है। यहां एक जगह दिया है तो देख सकते हैं द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन 240 नंबर है कि हिंदू पैट्रियोट का संपादक कौन था? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी हो जाएगा। हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियोट का संपादक था। कलकत्ता, जो वर्तमान कोलकाता कहलाता है, से प्रकाशित होने वाले हिंदू पैट्रियोट का प्रारंभ हुआ था 1853 में गिरीश चंद्र घोष के संपादक में हुआ था, तथा 1855 ईस्वी में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने थे। 1855 में गिरीश चंद्र घोष है जो स्टार्ट किए थे 1853 में हिंदू पैट्रियोट, लेकिन बाद में से हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने 1855 में। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1913 में। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था 1913 में। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत यहां देख सकते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट के उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने 1913 में अपनाया था। होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित क्या था? तो ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे के गारंटीड ब्याज, ये सब सारे हैं जो किसमें शामिल थे? तो होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में शामिल थे। होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य और अन्य भंडार तथा रेलवे के निवेशकों को गारंटीड ब्याज, ये सारे समाहित थे किसमें? होम चार्जेज में। 243 नंबर क्वेश्चन, 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था?
1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेशन कहा हुआ था अमरावती में। इस अधिवेशन को किसने कहा 3 दिवसीय तमाशा? तो कहा अश्विनी कुमार दत्त ने, अश्विनी कुमार दत्त ने। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहा था। जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन था? जिम्मरमैन योजना, तो इसका आंसर सारा हो जाएगा। लाला हरदयाल, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन्द्र दत्त। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी से शस्त्र एवं गोला बारूद मंगाने की योजना विदेश में रह रहे भारतीयों की सहायता से बनाई थी, जिसे हिंदू जर्मन षड्यंत्र तथा जिम्मरमैन योजना का नाम दिया गया। लाला हरदयाल, भूपेन्द्र दत्त, जिसे भूपेन कहा जाता था, भूपेन्द्र दत्त तथा वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ये तीनों ही इस योजना से संबंधित थे। इन लोगों ने मिलकर जर्मनी के सहयोग से इस योजना के तहत 1915 में बर्लिन कमेटी की स्थापना किया। किसने किसने बर्लिन कमेटी डायरेक्ट पूछ सकता है, तो 1915 में इसका स्थापना किया गया। कौन कौन इससे संबंधित थे? तो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन्द्र दत्त, लाला हरदयाल संबंधित थे। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है। तो मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है। किसान नेता मोतीलाल तेजावत मेवाड़ क्षेत्र के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। उन्होंने बनवासी संघ की स्थापना किया तथा वर्ष 1920 के दशक में इसी आंदोलन का नेतृत्व किया। तो बनवासी संघ का नेतृत्व किसने प्रदान किया? तो मोतीलाल तेजावत, इसको याद रखिए। और ये भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया? तो सर जॉन साइमन इसका आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया। 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन आयोग का गठन किया गया। और ये भारत में कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को भारत में मुंबई में पहुंचा था। ठीक है, और इसी में नारा दिया गया था साइमन गो बैक। 247 नंबर क्वेश्चन, 1920 के बीच में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने किया? 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने किया? तो इसका आंसर है एन हार्डिकर। हिंदुस्तानी सेवा दल या हिंदुस्तानी सेवा मंडल की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस नेता डॉक्टर एन.एस. हार्डिकर ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत कार्य करने वाले इस संगठन के सदस्य गांधी टोपी पहनने के लिए जाने जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत कार्य करने वाले इस संगठन के सदस्य, हिंदुस्तानी सेवा दल के संगठन के सदस्य गांधी टोपी पहनने के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंबई योजना में प्रस्ताव क्या था? तो इसका स्टेटमेंट 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा। बॉम्बे योजना या बॉम्बे प्लान 1944-45 में प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस योजना के तहत भारत के लिए आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन आधारित प्रस्तावों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र आर्थिक विकास की बात कही गई। साथ ही इसमें देश के आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट में राज्य द्वारा हस्तक्षेप और योजनाबद्ध विकास के साथ सार्वजनिक उपक्रमों यानी पब्लिक अंडरटेकिंग की आवश्यकता के रूप में कुछ पूंजीवादी विशेषताओं का परित्याग भी परिलक्षित होता है। इस आधार पे ऑप्शन ये हो जाएगा सही। 249 नंबर, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था? तो एस.एन. हल्दर ने जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किया। ठीक है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? 1920 में एम.एन. हल्दर ने किया। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भी स्थापना 1920 में किया हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पहला तो लाला लाजपत राय। यह जमशेदपुर में स्थापित टाटा इस्पात उद्योग के कामगारों के साथ शुरू हुआ था। और टाटा टिस्को की स्थापना कब हुआ था ये पूछ सकता है, तो 1907 में। इसको याद रखें, टिस्को। किसान क्या करे किसने लिखी है? किसान क्या करे किसने लिखी है? किसान क्या करे नामक पुस्तक 20वीं सदी के प्रख्यात किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी थी। और हुंकार पत्रिका भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही चलाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन
की अध्यक्षता किसने किया? ये कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे आर.एन. मधोलकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां वार्षिक सम्मेलन बांकीपुर बिहार में दिसंबर 1912 में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर, जिसका नाम पूरा है रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जानते हैं आर.एन. मधोलकर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो इसका क्वेश्चन आप जानते होंगे, इसका आंसर हो जाएगा मजहरुल हक। मदरलैंड नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन पटना के सदाकत आश्रम से मौलाना मजहरुल हक ने प्रारंभ किया था। सदाकत आश्रम से मौलाना मजहरुल हक ने प्रारंभ किया था। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना की गई थी। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई, जिसने बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा इसमें कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक राजनीतिक उग्रवाद तथा आक्रामक राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई और तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है, जो 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? कुछ क्वेश्चन से जो बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? यही क्वेश्चन था, तो उसको हमने स्किप किया है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम भिखाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। मैडम भिखाजी कामा का जन्म कब हुआ? 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोराबजी फ्रॉमजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों और यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया था। यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता फ्लैग का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की माँ यानी कि मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, मैडम भिखाजी कामा को। और ये क्वेश्चन रिपीट किया गया था एग्जाम में बीपीएससी में कि कहाँ पे फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे यही था कि मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो कहाँ पे? ये तो स्टुटगार्ट हो जाएगा, स्टुटगार्ट में, जर्मनी के शहर। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? कई बार पूछा है क्वेश्चन, तो देख सकते हैं कि स्टुटगार्ट में। ठीक है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाए श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना भी की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन में, कहाँ पे? लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहां से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो ये कहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था।
प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके दौरान अपनाया गया? प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ये बंगाल विभाजन के तरीकों के रूप में। कब अपनाया गया, किसके दौरान? तो बंगाल विभाजन के दौरान अपनाया गया था। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र यानी के मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन को लागू हो गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का गठन किया गया। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ, उसमें स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध चार प्रस्ताव को पारित किया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। और इसमें पहली बार है जो स्वराज शब्द को भी जोड़ा गया। ऐसे पूछ देगा कि स्वराज शब्द सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने, चित्तरंजन दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया था। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में, कहाँ पे? नागपुर अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन नन कोऑपरेशन मूवमेंट को पेश किया था। फिर बाद में 1900 जानते हैं कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था, उसके बाद है जो 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वापस है जो असहयोग आंदोलन को ले लिया, जिस कारण से चित्तरंजन दास है जो उसे हाथ पहुंचे थे और कांग्रेस से हटने का प्रयास किया। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो इसका आंसर हो जाए बंगाल विभाजन हो जाएगा। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? बंगाल विभाजन के दौरान। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट होते रहता है। देखिए बीपीएससी टीचर में 9 to 10 वाले में पूछा गया 8 दिसंबर 2023 को। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? देखिए क्वेश्चन सेम रिपीट किया गया। तो ये स्वदेशी आंदोलन। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? जानते हैं, लॉर्ड कर्जन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट ही होते हैं। देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में कितने सारे क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? तो बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन के समय। 270 नंबर, बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था। देखिए बीपीएससी टीचर में 11-12 में पूछा गया 15 दिसंबर 2023 को। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? तो ये 1911 में। कब? 1911 में लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द हुआ। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम आया और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। कब? 1911 में। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। ओडिशा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया और असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी। तो 1874 में क्या था कि असम है जो स्वतंत्र था, अलग था।
तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया, सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी कब? तो 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। इसकी औपचारिक घोषणा 20 जुलाई या कुछ स्रोतों में 19 जुलाई भी कहा गया, 19 जुलाई 1905 को की गई। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी थी। किसने? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? यहां देख सकते हैं कि कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की। और इसके अध्यक्ष कौन रहे? तो ये सबसे पहले चर्चा हुआ था 1905 में बनारस अधिवेशन का, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। लेकिन वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, उसमें प्रस्ताव को पारित किया गया। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि पारित कब किया गया? तो 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किया था 1906 में, कौन? दादा भाई नौरोजी ने। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किया गया। तो टोटल इसमें 4 प्रस्ताव पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में, यानी कि वुड, जिसे वुड डिस्पैच 1854 बोलते हैं, उसके संबंध में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट है जो सही हो जाएगा। कौन से कथन सही है पूछा है? तो इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, यानी कि हायर एजुकेशन के लिए अंग्रेजी। और इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया है, यानी कि विमेन एजुकेशन और जो कमर्शियल ट्रेनिंग था उस पर भी जोर दिया था। चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 ईस्वी में भारत में भावी शिक्षा के लिए एक बृहद योजना तैयार किया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड घोषणा पत्र ने निम्नलिखित सिफारिश किया कि उच्च शिक्षा के माध्यम के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ साथ देसी भाषा की भी सिफारिश की, महिला और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सिफारिश किया, प्रांतों में शिक्षा विभाग के गठन की सिफारिश किया। 1857 में कलकत्ता में पहला और बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ठीक है, आप यहाँ देखे होंगे कि सबसे पहले है जो कलकत्ता में ही यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया, कब? 1857 में। उसके बाद बम्बई, मद्रास। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई कब? तो इसमें कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसलिए स्टेटमेंट तीनों है जो सही है, और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण था कि नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वो यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया। नरमपंथी और गर्मपंथी के सोच और अनुमान, पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गर्मपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, और गर्मपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, और यह पहला विभाजन था, और यही एग्जाम दरोगा 1275 पोस्ट मेंस में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा है? तो ये लिखा है डब्ल्यू हंटर ने। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि द इंडियन मुसलमान पुस्तक किसने लिखा है? तो ये डब्ल्यू हंटर की पुस्तक है।
इसमें लिखा है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यानी कि मुस्लिम ब्रिटिश शक्ति है जो इसमें है जो आगे जारी रहेगा। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर इल्बर्ट बिल हो जाएगा। इल्बर्ट बिल। बिल का संबंध किससे है? लॉर्ड रिपन से। जबकि स्ट्रेची कमीशन, आर्म्स एक्ट यानी शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये सारे हैं जो लिटन से संबंधित है। जबकि इल्बर्ट बिल रॉबर्ट ये किससे है? तो रिपन के समय। लॉर्ड लिटन इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित नहीं थे। इल्बर्ट बिल विवाद वाइसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया। इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी, और यह है जो बाद में ये कानून पास नहीं हुआ, जिस कारण से रिपन ने है जो अपना रिजाइन दे दिया। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर 1924 हो जाएगा। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में, कहाँ पे? कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया। और इसके संस्थापक कौन थे? तो सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद थे। सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। करजन बाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? तो मदनलाल धिंगरा को। करजन बाइली की हत्या 1 जुलाई 1909 को कहाँ पे? लंदन में। लंदन में मदनलाल धिंगरा ने गोली मारकर कर दिया। करजन बाइली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। 17 अगस्त 1909 को मदनलाल धिंगरा को फांसी की सजा दी गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है 280 नंबर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। 1919 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तत्कालीन भारत के सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बना। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन लागू किया गया, और ये जो 1919 के द्वारा है जो प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट लाया गया, और यही है जो 1935 जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया गया तो ये द्वैत शासन प्रांतों से हटा दिया गया और केंद्र में है जो द्वैत शासन लगा दिया गया। इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला जो 1893-94 में प्रकाशित हुआ, सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष ने कहा कि न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला किसके लिए? तो एक कांग्रेस के आलोचना के लिए किया था। किसने? अरविंद घोष ने। सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना किया था अरविंद घोष ने। तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण और कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढूल मूल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना किया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव जो इस पद पर 1758 से 60 तक एवं 1765 से 67 तक 2 बार अवधि में रहा। और पूछ देगा कि भारत का वाइसराय कौन था? पहला वाइसराय तो लॉर्ड कैनिंग। और सबसे अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन? तो यही लॉर्ड कैनिंग था। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। किसान सभा के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946-47 में बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष स्टार्ट किया। किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता थे कंपाराम सिंह और भुवन सिंह। और फ्लाइट कमीशन किससे संबंधित है? इसे
इसको याद रहे, किसान आंदोलन से संबंधित है, तेभागा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग यूनिवर्सिटी कमीशन गठित किया। वे कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ऑप्शन डी हो जाएगा। वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षणिक सुधार के तहत 1902 ईस्वी में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया गया तथा इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि यूनिवर्सिटी एक्ट कब लागू हुआ? तो 1904 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था। 1870 में महादेव गोविंद रानाडे, और महादेव गोविंद रानाडे MG रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। इस संस्था के अन्य सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख तथा जीवी जोशी शामिल थे। यह संस्था सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए स्थापित की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा। 286 नंबर क्वेश्चन, 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा इसमें उद्देश्य नहीं था? तो देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, यह इसका लक्ष्य था। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, यह भी स्टेटमेंट सही है। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, यह स्टेटमेंट गलत है, यह उद्देश्य नहीं था। और ऑप्शन डी, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करना चाहिए, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें है जो ऑप्शन सी है जो गलत हो जाएगा, बाकी सारे उद्देश्य सही है। 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए कि देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी की भावना को विकसित करना है। भारत के सभी वर्गों और समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना, जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना। सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ में कांग्रेस के मंच से नहीं उठाए जाने का प्रावधान या व्यवस्था थी, मैंने शुरू में ऐसा नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? आप जानते हैं कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो 1886 में किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो इसमें कह रहा है 33 होगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 33। और पहले में टोटल किया था, भाग लिया था 72, जो बंबई में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर, और जानते हैं कि दिसंबर में ही है जो ज़्यादातर इसके अधिवेशन होते थे कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या मात्र 2 थी, वहीं दूसरे सम्मेलन में 33 हो गई। और तीसरे सम्मेलन जो 1887 में हुआ, कहाँ पे? मद्रास में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, उसमें 81 हो गया। और चौथे सम्मेलन 1888 में हुआ, जिसमें 221 पहुंच गया। और 1888 में जो कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और इसके पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले, ठीक है, जो इलाहाबाद में हुआ। जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। इसमें 221 मुस्लिम के जो सदस्य बने गए थे, कितने मुस्लिम इसके प्रतिनिधि बने? 221 पहुंच गया था। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने
1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किया? वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रतिबंध लगने के बाद इन्होंने लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की। विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया हाउस थी, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था। इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में विनायक दामोदर सावरकर, पीएम बापट तथा लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी से जुड़े हुए थे। किससे? तो ये इंडिया हाउस से। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ई दिया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में अमृतसर में हुआ था। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी को माना है, जो सही नहीं है। यानी विकल्प डी को कब माना है? 1925 में। ऐसा सही नहीं है। ठीक है। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नकदी फसल यानी कैश क्रॉप। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। मुख्य रूप से नकदी फसल के विरोध स्वरूप प्रारंभ किया गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी सरकार ने बिहार के चंपारण में तिनकठिया सिस्टम लागू कर दी। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक किसान को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी व्यवस्था के विरोध स्वरूप महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया, जिसके फलस्वरूप चंपारण कृषि राहत अधिनियम 1918 बनाकर इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया 1934 में। इस पार्टी के अन्य सदस्य थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी और अशोक मेहता जैसे व्यक्ति शामिल थे। इस पार्टी का प्रथम सम्मेलन 1934 में पटना में हुआ था। पटना में 1934 में पहला सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकड़ी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। किसने? तो ये जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया। आजाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए किया गया था, ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, बैद्यनाथ झा तथा कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। किसने कहा कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि यह स्टेटमेंट है जो गांधी जी का है। उपयुक्त कथन महात्मा गांधी का है, जो उन्होंने लुई फिशर को दिए गए इंटरव्यू में कही थी। लुई फिशर को इंटरव्यू में दिए गए इंटरव्यू में महात्मा गांधी ने कहा, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान। ठीक है। इसको काकोरी ट्रेन डकैती कांड में, जिसका नाम अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बदल दिया, इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया था। काकोरी, देखिए, अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना किया। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन
सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से उत्तर प्रदेश ने अभी है जो इसको नाम दिया है। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशनलाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक कौन थे? तो ये भगत सिंह थे। देखिए, जो HRA था वही अब HSRA बन गया, इसमें सोशलिज्म को ऐड कर लिया गया। काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया, किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, जिन्होंने है जो लिखा है फिलॉसफी ऑफ बम पुस्तक लिखा है। फिलॉसफी ऑफ बम किसने? भगवती चरण बोहरा। तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 में, कब? 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान जो अभी दिल्ली में है, और इसका अब नाम बदल दिया है, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। इसमें चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें HRA का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA रखा गया। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। यह किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर यहाँ पे बिस्मिल दिया गया है। उपयुक्त गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की थी। अजीमाबादी याद रखें। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। इनका जन्म वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में हुआ था। यह गजल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सवाह में छपी थी। काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सवाह में छपी थी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है इसी से कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, इसका रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा। आपने ऊपर देखा है कि इसका रचयिता कौन है, तो बिस्मिल अजीमाबादी है। अगला क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर भगत सिंह हो जाएगा। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी के द्वारा है जो दिया गया था। हसरत मोहानी एक स्वतंत्र सेनानी एवं उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, जिसको प्रसिद्ध किसने किया? इनकलाब जिंदाबाद, तो भगत सिंह ने इसको प्रसिद्ध किया नारा देकर के, जबकि रचना किया था हसरत मोहानी। आगे पूछ सकता है क्वेश्चन, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इस नारा को मतलब प्रचलित किया, और लिखा किसने किया? रचना किया था हसरत मोहानी ने। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, CBPSC स्कूल टीचर एग्जाम में पूछा गया 9 दिसंबर 2023 को। इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट में 1 से 150 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में 150 से लेकर के 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, और इसका थर्ड पार्ट आएगा। अभी इसमें टोटल 600 क्वेश्चन है, तो हम बारी बारी से इसको कंप्लीट करेंगे। 2 घंटे का वीडियो है। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ दोस्त लोग कमेंट कर रहे हैं कि एक बार कंप्लीट कर दीजिए, लेकिन 2 घंटे का वीडियो आप देख करके थोड़ा सा पार्ट वाइज हमको पूरे बुक को कंप्लीट करना है, जिसके कारण है जो आपके लिए ही कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी करना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जिस कारण से थोड़ा लेट हो जाता है। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप हमें सहयोग करेंगे, और हम आपको पूरे वीडियो को कंप्लीट रूप से प्रोवाइड करते जाएंगे अगले कुछ समय में। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ बने रहें। आपको पूरे बुक यहाँ पे कंप्लीट रूप से है जो प्रोवाइड किया जाएगा, इसका डिस्कशन, और उम्मीद करते हैं कि हमने जो प्रोवाइड किया है इसका डिस्कशन आपको पसंद आ रहा होगा, और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप ज़रूर चेकआउट कर लें। यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लिक करते हैं आपको है जो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।